नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर समीक्षा होगी वो है बदलेगा तेल का गणित। मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रमुख तेल उत्पादक देश यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने की घोषणा की है। ओपेक में यह टूट उस कार्टेल के लिए बड़ा झटका है जो उत्पादन को नियंत्रित करके वैश्विक बाजार में अपने हितों के हिसाब से कीमतें तय करने के लिए काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग होना चाहता है, तो वो है यूएई। तो उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक बाजार में अपने हितों के हिसाब से कीमतें तय करने के लिए काम कर रहा था। भारत समेत तेल ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर देशों को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब यूएई अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए तेल निर्यात की मात्रा बढ़ा सकता है। वैश्विक बाजार में ज़्यादा आपूर्ति का मतलब है कि तेल की कीमतों में कमी। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊंची तेल कीमतों के बीच यह घटनाक्रम भविष्य में तेल का गणित बदल सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया भर में तमाम देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के उत्पादक देशों में यह सोच भी बन रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में तेल की वह कीमत न रह जाए जो आज है। ऐसे में वे अगले 1-2 दशक में अपने संसाधनों की तेज़ी से दोहन करने की रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं। ओपेक में टूट से तेल के आपूर्ति और कीमतों पर असर और भारत के लिए इसके निहितार्थ का पड़ताल आज अहम मुद्दा है। देखिए, समय की परिस्थिति है। एक तो यूएई और इस खाड़ी देशों की लड़ाई में यूएई का जितना नुकसान हुआ है, उसने ये जो कदम है ओपेक संगठनों से अलग होने का, वो सही ही उठाया है। आप सोचिए, जिस ओपेक और ओपेक प्लस के संगठन से जुड़ करके उसने तेल के निर्धारित चीज़ें ही निकालने की कोशिश करी, मतलब निर्धारित मात्रा में ही निकालने की कोशिश करी, और इन्हीं संगठनों ने उसका कोई भी सहयोग नहीं किया। सबसे ज़्यादा यूएई का नुकसान हुआ है ईरान वार में, और जिस अमेरिका के भरोसे ये सभी खाड़ी संगठन चले थे, उस अमेरिका ने खुद ही धोखा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में वो ये कदम तो उठाएगा ही उठाएगा। और आखिर कब तक तेल के ऊपर निर्भरता रहे, इसके लिए यूएई को एक दूसरे कई विकल्प भी बनाने होंगे ताकि यूएई और उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए और पब्लिक को अपने पास बुला सके। तो यूएई ने क्यों छोड़ा ओपेक? यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 1 मई 2026 को ओपेक और ओपेक प्लस की अपनी 59वीं साल पुरानी सदस्यता आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि यूएई प्लस बड़ा उत्पादक देश है जिससे इस कार्टेल को छोड़ा है। यूएई वैश्विक आपूर्ति का लगभग 4% योगदान देता है। यह निर्णय दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति और तत्कालिक भू राजनीतिक तनाव का मिला जुला नतीजा है। भाई, जैसी स्थिति होगी वैसा ही वो निकाल रहा था तेल। भू राजनीतिक तनाव और सऊदी अरब के साथ तनाव हाल ही में चरम पर पहुंच गया है। यूएई के अधिकारियों ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान खाड़ी सहयोगियों से अपेक्षित समर्थन न मिलने पर नाराज़गी जताई, जिसमें उसके ऊर्जा ढांचे पर हमले भी शामिल हैं। उत्पादन की स्वतंत्रता। यूएई ने 2027 तक अपनी उत्पादन क्षमता 50 लाख बैरल प्रति दिन तक बढ़ाने के लिए $150 अरब से अधिक का निवेश किया है। ओपेक का कोटा इस निवेश का पूरा लाभ उठाने में बाधा बन रहा था। अब यूएई इस बाधा को दूर कर चुका है। आर्थिक राहत। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ओपेक की वजह से वो इतने तेल नहीं निकाल पा रहा था। जब ऐसे स्थिति रहेगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो कोई ना कोई टारगेट ढूंढेगा। एक तो था
उस समय की कंडीशन। दूसरी थी ये जो समय है इसमें कोई भी सहयोग ना देना, ऊपर से तेल उत्पादन की शर्त। तो ऐसी स्थिति में तो वो ये कदम उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि उसको इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई ना कोई सहारा करना पड़ेगा। तो 150 अरब डॉलर का उसने निवेश करके आगे के भविष्य को सिक्योर करने की पूरी प्लानिंग करी है, यानी कि उसने सुरक्षा के साथ भी समझौता किया है और करेगा आगे, और इसके साथ ही वो ओपेक कंट्रियों से दूर होकर के अपने ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार भारत, चीन और आदि देशों से करके वो अपने खाड़ी देशों में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से अगर वो बाहर होता है तो वो अपनी मनमर्जी से कम या ज़्यादा जैसी सिचुएशन रहेगी वैसा वो तेल निकाल सकता है। तो आर्थिक राहत क्या है? कम आयात बिल, गैर ओपेक यूएई से बढ़ी आपूर्ति वैश्विक कीमतों पर गिरावट का दबाव डाल सकती है, खासकर जब क्षेत्रीय तनाव कम होंगे। जब क्षेत्रीय तनाव कम होंगे तो गैर ओपेक यूएई से आपूर्ति वैश्विक कीमतों पर गिरावट का दबाव डाल सकती है। महंगाई नियंत्रण, ईंधन, परिवहन और विनिर्माण की लागत का बड़ा हिस्सा है, इसलिए तेल की कीमतों में कमी सीधे घरेलू महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करती है। राजकोषीय स्थिरता, कम तेल कीमतें भारत के चालू खाता घाटे को सुधारती हैं और सरकार को सब्सिडी प्रबंधन में सहायता देती हैं। रुपए में तेल व्यापार और डी-डॉलराइजेशन, यूएई के इस कदम से स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। भारत और यूएई पहले ही रुपए और दिरहम में तेल भुगतान पर चर्चा कर चुके हैं। ओपेक से बाहर होने के कारण जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता देता है, यूएई अब स्थानीय मुद्रा आधारित साझेदारियों को और गहरा कर सकता है, जिससे भारत के डॉलर पर निर्भरता कम होगी। तो ओपेक से बाहर हुआ यूएई, ये है। ओपेक में अलग होने पर यूएई का फैसला तेल उत्पादक को अधिक स्तर पर ले जाने की रणनीति का हिस्सा है। जो सदस्य देश हैं वो आपके ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं, और पहले के जो सदस्य देश हैं वो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं, जैसे अंगोला और गाबोन। और जो सदस्य देश हैं वो हैं नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और इराक, लीबिया, अल्जीरिया, ईरान भी है इसमें, कुवैत और कतर, सऊदी अरब, यूएई इसमें से अलग हो गया। 14 दिसंबर 1960 ओपेक की स्थापना हुई थी। पेपर में ये आ सकता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई है, तो 14 दिसंबर 1960। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि करंट में इस वक्त ओपेक और ओपेक प्लस की चर्चा चल रही है, तो इसमें इसके बारे में कुछ न कुछ आ सकता है। तो इसकी स्थापना ओपेक की हुई है 14 सितंबर 1960। आगे है कुल उत्पादन। ओपेक के उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है 28.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन। यूएई का 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन, और उसका लक्ष्य करा है उसने 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। 80% वैश्विक तेल भंडार में हिस्सेदारी। ओपेक में यूएई की हिस्सेदारी समूह का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ओपेक के उत्पादन में हिस्सेदारी है 12%। 66 अरब डॉलर निवेश किए हैं यूएई ने हाल में तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर। 50% वैश्विक तेल निर्यात में हिस्सेदारी के लिए 5 बिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचना है उसका लक्ष्य, तेल उत्पादन बढ़ाकर। सच बताऊं तो इसमें अगर यूएई ने जो सहयोग किया है ना, अगर बाद में ओपेक के कंट्रियां अगर इसमें शामिल भी हो जाएं, तो उनको अगर ज़रूरत के हिसाब से मान लो कोई संकट पड़ गया, तो ओपेक की कंट्रियां इसमें यूएई का सहारा लेकर अपने तेल उत्पादक को अपने तेल की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, यानी कि तेल के रेट को बैलेंस कर सकती हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे ऐसी स्थिति में। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है
दुनिया में किसी भी वस्तु की कीमतें मांग और आधार पर तय होती है। अगर किसी वस्तु या उत्पाद की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और अगर मांग गिरती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। और इसी तरह वस्तु की उपलब्धता कम होने पर या ज़्यादा होने पर से कीमतें घटती बढ़ती हैं। ओपेक के देशों में तेल की कीमतों को अपने हितों के हिसाब से तय करने के लिए उत्पादन को ही हथियार बना लिया। ये देश ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि वैश्विक तेल निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं देशों की है। इस तरह से ये देश कार्टेल बनाकर काम कर रहे थे। अब यह कार्टेल टूट गया है, ये शिवम वर्मा जी ने कहा है। देखो, कार्टेल बना करके मतलब एक ग्रुप बना करके काम कर रहे थे, और इस तरह से काम कर रहे थे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लेके आ रहे थे, और जब मर्जी तब इनमें धमकी चल रही थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अगर इनमें हस्तक्षेप दे करके, अमेरिका या इजराइल ने हस्तक्षेप करके, ये जो दादागिरी चल रही थी ओपेक की, कई बार हमने भी सुना था जब यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही थी, तो ओपेक कंट्रियों की जो दादागिरी चल रही थी वहाँ पर भी अमेरिका को झुकना पड़ रहा था बार बार। तो ये जो झुकाव है उसका ये फल किसी न किसी तरह से ऐसा आना था। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन अपने संसाधनों, उत्पादन और आय पर किसी नियंत्रण हासिल करने के लिए आय पर अधिक नियंत्रण हासिल करने के लिए किया गया था। ओपेक के सदस्य देशों में यूएई भी अपने तेल भंडार और उत्पादन क्षमता के कारण एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन वर्तमान में हॉर्मुज़ जलसंधि में तनातनी और आर्थिक वजह से उसने अपने आय को इस संगठन से अलग कर लिया। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएई अगर अधिक लचीला और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है तो एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यह मुन्ना जी ने कहा है। अभी ओपेक में भले ही सिर्फ यूएई टूटा है, लेकिन उसने अपनी उत्पादन क्षमता के साथ परिवहन मार्ग का एक अच्छा विकल्प भी निकाल लिया है। ये बहुत अच्छा काम किया है, यूएई ने परिवहन मार्ग का भी एक अच्छा विकल्प निकाल लिया है। अब वह समस्याग्रस्त जलमध्य तट पार किए बिना ही हवसान फुजैराह तेल पाइपलाइन के जरिए तेल फुजैराह बंदरगाह तक पहुंचाकर समुद्री मार्ग के जरिए कहीं भी तेल भेज सकता है। ओपेक में टूट का असर अन्य तेल उत्पादक देशों पर पड़ने की संभावना है, गौरीशंकर ने बोला है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसी स्थिति बनेगी ना, तो जब ओपेक धीरे धीरे करके टूटेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें उस एरिए में तेल बेचने की गुंडागर्दी भी चलना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से लाल सागर में जो कई सारे जो वो संगठन हैं जो कि किसी न किसी तरह से दुश्मनी मतलब आने जाने वाले यात्रियों को ठगते रहते हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भी देशों से जो कि बार बार जिबूती, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिया संगठन हैं जो कि आने जाने वाले यात्रियों से ठगते रहते हैं तो या नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वो उसकी दर धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ओपेक संगठन बढ़ेगा तो वो अपनी गारंटी देना बंद कर देगा। तो कोई ना कोई संगठन उसको सही सलामत काम करने के लिए तो आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हलचल बनी रहेगी। तो या दूसरे ढंग में कहें तो ये यूएई ने जिस प्रकार से संगठन तोड़ा है, उसी प्रकार से 2-4 और भी ओपेक कंट्रियाँ अपना ग्रुप छोड़ सकती हैं, और ऐसी स्थिति में कालाबाजारी होने के भी चांस धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब कालाबाजारी हो जाएगी शुरू, तो फिर हम किसी भी तेल के संगठन को एक रेट फिक्स नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रियाँ जो टूट रही हैं, इसका लंबे समय बाद इसका अप्रत्यक्ष रूप से असर दिखना शुरू हो जाएगा। ओपेक समूह में टूट से तेल के खरीदार देशों के बारे में चर्चा है। यूएई का तेल उत्पादन देश के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आना भारत सहित वैश्विक तेल खरीदारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे तेल कीमतों को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए ओपेक देशों का जो कार्टेल काम कर रहा था वह टूट गया है। इससे आने वाले समय में तेल कीमतों में कमी
आएगी। भविष्य में एक दूसरे के तेल उत्पादक देश भी यूएई के नक्शे कदम पर चलते हुए ओपेक से बाहर आ सकते हैं। इसके पीछे यह सोच यह है कि पूरी दुनिया जीवाश्म ईंधन के विकल्प पर काम कर रही है। चीन जैसे देशों ने अपने ऊर्जा मिक्स में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ा ली है। खासकर ऐसे देश जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगले एक दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की मांग और कीमतों में काफ़ी कमी आ जाए। ऐसे में उन देशों के नुकसान उठाना पड़ेगा जिसके पास अब भी तेल के बड़े भंडार हैं। ऐसे में यूएई ने यह रणनीति बनाई है कि अगले एक दशक में उत्पादन को अधिकतम स्तर पर ले जाकर तेल भंडार को मोनेटाइज किया जाए। हाँ, ये देखो, यूएई ने एक रणनीति बनाई कि अगले एक दशक में 10 साल में उत्पादन को अधिकतम स्तर पर उत्पादकता बढ़ा दो और तेल भंडार को मोनेटाइज कर दिया जाए, तेल भंडार को एक जगह इकट्ठा कर ले जाएं। इस तरह से वह राजस्व बढ़ाकर अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है और यह रकम इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को विविधीकरण के लिए कर सकता है। यूएई सहित कई खाड़ी देश अपनी अर्थव्यवस्था को तेल आधारित अर्थव्यवस्था के दायरे में निकालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि तेल की मांग लंबे समय तक रहने वाली है। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो तेल के बदलने से जो समीकरण बनी है उस पर। और सच बताऊं तो ये ओपेक जब समूह टूटेगा तो तेल के खरीदारों पर भी इसका असर पूरा तरह पड़ेगा। ऊर्जा उत्पादन के अलग अलग सोर्सेज भी अलग अलग हो जाएंगे और धीरे धीरे ये स्टेज टूट जाएगा। तो इसी वजह से ये जो बाकी जो कंट्रियां हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से डॉलर का जो पेट्रो डॉलर जो कीमत है उस पर किसी तरह से निर्भरता हमारी ख़त्म हो। और इसी के तहत, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है पेट्रोल की कंपनियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और इनका जो वर्चस्व है, जो खाड़ी देशों से निकलना था तेल, वो पूरी तरह से निकल गया। अब धीरे धीरे करके डॉलर का अपना वर्चस्व धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ये चीन अपना युआन चलाएगा तभी जा कर के, मतलब कहने का मतलब कि जब एक डॉलर का एक करेंसी अगर कमज़ोर हो जाए तो दूसरी करेंसी अपने आप हावी हो जाएगी। क्योंकि चीन के पास आबादी भी बहुत ज़्यादा है और उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है अच्छी खासी, हर चीज़ हर फील्ड में, और रेयर एलिमेंट भी उसी के पास है और सभी खाद्य सामग्री भी उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से वो लगभग पूरी तरह से अपने ऊपर आत्मनिर्भर कंट्री है। चाइना बहुत कम चीज़ों के ऊपर वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस प्रकार से बनाया है कि चाइना में ही आकर के सभी माल बनेगा, जिससे कि वो जो उत्पादकता चाइना से ही सभी देशों में सप्लाई होगी। इस तरह की उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो चाइना ने ऐसा किया हो। जब पहले कभी प्राचीन समय में जब रेशम मार्ग था, उस समय भी चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस प्रकार से डेवलप किया था कि लगभग बहुत सारी कंट्रियों का व्यापार चाइना से इसी प्रकार से होता था। चाइना में माल बनता था और बाकी देशों में व्यापार होता था। रेशम मार्ग तो सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ज़्यादातर काम जो है कपड़ों का ही व्यापार एक जगह से दूसरी जगह होता था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से चाइना के जो माल थे वो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। तो इस प्रकार से चीन ने अपना वर्चस्व बना करके तेल के उत्पादन में पेट्रो डॉलर को तोड़ दिया है और पेट्रो डॉलर के टूटने के बाद से अब जो है बाकी जो खाड़ी देश या बाकी देशों के पास जो तेल है वो लगभग 25 से 30 साल तक के लिए हो सकता है। और ऐसे में अगर यूएई अपना उत्पादकता बढ़ा करके उस तेल की जो तेल की जो पोजीशन है वो और जल्दी खर्च कर सकता है, जिससे कि धीरे धीरे करके बाकी भी देश ओपेक कंट्री से टूट जाएंगे और उसके बाद से वो अपने जो तेल को ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे और जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है ये 25 से 30 साल तक ही वो
जो कभी 50 साल अनुमान लगाया गया था वो 25 से 30 साल में ये ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये पेट्रो डॉलर की कीमत घट जाएगी। अब जब ये पेट्रो डॉलर की कीमत घट जाएगी तो जब ऐसी स्थिति में दूसरी करेंसी को आना पड़ेगा, और इसी करेंसी के लिए पूरे चाइना पूरा मेहनत कर रहा है कि किसी न किसी तरह से चाइना डॉलर की जगह पकड़ ले। और जब ये डॉलर की जगह पकड़ लेगा चाइना, तो उसके बाद वो किसी भी चीज़ में ज़बरदस्त काम कर सकता है। जैसे कभी पहले रेशम मार्ग में कपड़े के उत्पादन के लिए चीन ने अपने आप को सर्वोच्च बनाया।